हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेज जयपुर में। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं हम जो 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे उनको लेकर आए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण है वो किस देश में किया जाएगा। तो भारत के बाहर कौन सा देश है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो वो हो जाएगा साथियों अपने यूएसए। कौन सा हो जाएगा? यूएसए। यूएसए में डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका यूएसए में 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के बाहर भीमराव जी अंबेडकर की जो सबसे विशाल प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इस योजना के आयोजक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एआईसी ने जानकारी दी कि 19 फीट ऊंची इस प्रतिमा का नाम समानता की प्रतिमा रखा जाएगा। और उसका नाम क्या रखा? 19 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी और उस प्रतिमा का जो नाम रखा जाएगा वो समानता की प्रतिमा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा साथियों? समानता की प्रतिमा रखा जाएगा। इसे जाने माने कलाकार और शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है। तो किसने तैयार किया है? अगर इसका शिल्पकार पूछे या कलाकार पूछे तो राम सुतार जी हैं। उन्होंने इस प्रतिमा को तैयार किया है। कितने फीट की है? 19 फीट की ऊंची प्रतिमा है साथियों। और इस प्रतिमा का जो नाम है वो समानता की प्रतिमा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा साथियों? समानता की प्रतिमा। और ये कब हो रहा है? 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के बाहर, जो मैरीलैंड के बाहर यूएसए में। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जो वर्ष 2023 में जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो किस वैज्ञानिक को प्रदान किया जाएगा। तो वर्ष 2023 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो साथियों हमारे पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉन्ज, एनी उल विलियर, इन तीनों को प्रदान किया जाएगा। 2023 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, तीनों उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, तीनों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकी डिटेल देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स, एनी हुल विलियर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा स्वीडन के रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार उनके प्रकाश के 8 सेकेंड पल्स के अनूठे प्रयोगों के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? प्रकाश, उन्होंने जो प्रकाश में एटो सेकेंड जो पल्स के प्रयोग किया था उसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो हाल ही में अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है। तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका क्या पूर्वानुमान लगाया है विश्व बैंक के द्वारा। तो वो ये हो जाएगा साथियों अपना 6.30%। कितना हो जाएगा? कितना लगाया भारत की जीडीपी का ग्रोथ? 6.30%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत की वृद्धि दर है का अनुमान है वो 6.30%, मतलब 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक भारी चुनौतियों के बावजूद भी मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विश्व बैंक ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में 2023-24 में जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया गया है। पहले 6.6% था, उससे घटाकर 6.3% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, एशियन गेम्स 2023 में जो तंजीदर पाल सिंह ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता था। तंजीदर पाल सिंह ने जो शॉटपुट में कौन सा पदक जीता एशियन गेम्स 2023 में। तो ये हो जाएगा आपने कौन सा गेम जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा जीता था साथियों? स्वर्ण पदक। भारतीय एथलीट एशियन गेम्स में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखे हुए भारत के स्टार शॉटपुट थ्रोअर तजिंदर पाल सिंह ने टूर के शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। और किसने जीता था? ये तजिंदर पाल जी ने। किसने जीता? तजिंदर पाल जी ने जीता था। और किसमें? एशियन गेम्स। किसमें? एशियन गेम्स 2023 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने सामाजिक बांड के माध्यम से 1000 करोड़ से अधिक जुटाए हैं? सामाजिक बांड के माध्यम से 1000 करोड़ से अधिक रुपए जुटाए हैं। वो है कौन सी हो जाएगी साथियों? नाबार्ड। कौन सी हो जाएगी? नाबार्ड ने जुटाए।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 1040.50 करोड़ के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपये मूल्य वाले एएए रेटेड सामाजिक बांड जारी किया है। पात्र संस्थागत निवेशकों को निजी तौर पर जारी किए गए बांड 29 सितंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य कितना रखा है? 1,00,000। कितना रखा है साथियों? 1,00,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो कौन से पहले खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित हुए हैं? तो वो हो जाएंगे साथियों अपने लिएंडर पेस। कौन हो जाएंगे? लिएंडर पेस हो जाएंगे। हाल ही में जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं और कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष या पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन है? लिएंडर पेस। 50 वर्षीय लिएंडर पेस उन 6 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 2024 के लिए नामांकित किया गया है। उन 6 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं जो 2024 के लिए नामांकित किया गया है। खिलाड़ी श्रेणी में उनके अलावा कारा ब्लैक, एना इवानोविच, कार्लोस मोया, डेनियल नेस्टर और फ्लाविया पेनेटा नामित किया गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली जो चीन की खिलाड़ी लीना 2019 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली जो एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई। अगर महिलाओं में बात करें तो कौन बन गई थी? चीन की खिलाड़ी लीना 2019 में। कौन थी? चीन की खिलाड़ी लीना 2019 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 का निर्माण कर रहा है? 2020 का निर्माण कर रहा है। कौन सा देश है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 का निर्माण कर रहा है? तो वो हो जाएगा अपने यूके। कौन सा हो जाएगा? यूके, इंग्लैंड हो जाएगा। जो यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिलिंग के जो 85 मिलियन देश के निवेश से यूके दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू कर रहा है जिसे बल्कन 2020 कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? उसे बल्कन 2020 कहा जाता है। इस लेजर के सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने के अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, हाल ही में किस देश ने नूर 3 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नूर 3 सैन्य उपग्रह लॉन्च किसने किया था? तो वो हो जाएगा ईरान ने नूर 3 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है। ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। यह लॉन्च ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा 27 सितंबर 2023 को 3 चरणों वाले कॉसम रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। यह मिशन ईरान के अंतरिक्ष प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो ईरान ने जो नूर 3 है वो सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। और किसके यह लॉन्च ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा जो कितने तारीख को? 27 सितंबर 2023 को 3 चरणों वाले कॉसम रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा का विषय रही कार्बन रेखा किसको चिन्हित करती है? तो चर्चा का विषय रही थी जो कार्बन रेखा, चर्चा का विषय अभी आपने सुना होगा। तो वो किसको चिन्हित करेगी? तो वो किसको चिन्हित करती है? पृथ्वी की सीमा समाप्त और अंतरिक्ष की शुरुआत को। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सीमा समाप्त और अंतरिक्ष की शुरुआत को चिन्हित करती है। विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्बन रेखा है वह रेखा अथवा सीमा है जो पृथ्वी की सीमा की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत को चिन्हित करती है। वर्तमान में यह रेखा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि कार्बन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा है जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। हालांकि सभी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्रियों को इस पर समान सहमति नहीं है, फिर भी अधिकांश देश एवं अंतरिक्ष संगठन इसे एक सीमा के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब सभी वैज्ञानिकों का एक मत भी नहीं है, मतलब कोई मानता है कोई नहीं मानता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में
खबरों में देखा गया कि पिंक बॉल वॉर्म मुख्य रूप से किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो पिंक बॉल वॉर्म जो मुख्य रूप से किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, वो कपास को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? कपास को पहुंचाता है। पूरे उत्तर भारत में जो कपास के खेतों में जो पिंक बॉल वॉर्म है, पिंक बॉल वॉर्म पैक्टिनोफेरा गॉसिपिएला का संक्रमण किसानों के लिए एक गंभीर संकट बन गया है, जिससे व्यापक क्षति एवं वित्तीय नुकसान हो रहा है। पिंक बॉलवर्म के संक्रमण ने वर्ष 2021 से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पश्चिम पंजाब में कपास के खेतों को प्रभावित किया है। पीवीडब्ल्यू एक विनाशकारी कीट है जो मुख्य रूप से कपास की एक फसल को प्रभावित करता है। यह एशिया का स्थानीय प्रजाति है जिसे पहली बार वर्ष कितने में देखा गया था? 1842 में भारत में देखा गया था। ये कपास की फसल को बर्बाद कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, हाल ही में जो भारतीय वायुसेना है द्वारा अस्त्र मिसाइल के लिए किस संस्थान के साथ अनुबंध किया गया है? तो अस्त्र मिसाइल के लिए किस संस्थान के साथ अनुबंध किया है? तो ये हो जाएगा अपने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कौन सा हो जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ 2 अनुबंध किए हैं और इसका पहला जो बैच वर्ष 2023 के अंत तक शामिल होने की उम्मीद है। अस्त्र पूरी तरह से 30 MKI पर एकीकृत है। अगस्त 2023 में गोवा के तट पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अधिक उन्नत अस्त्र MK2 का भी विकास कार्य चल रहा है जो लंबी दूरी की क्षमताओं का दावा करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल फॉर स्कूल्स किस संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रम है? तो फुटबॉल फॉर स्कूल्स वो हो जाएगा अपने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फुटबॉल फॉर स्किल्स फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। देश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण साई का सहयोग हासिल है। फीफा द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को जो उड़ीसा के संबलपुर में F4S के एक हिस्से के रूप में एक 2 दिवसीय क्षमता निर्माण मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के जो मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां जो संस्करण है वो किस स्थान पर शुरू हुआ था? किस स्थान पर शुरू हुआ था? जो भारत और बांग्लादेश के जो मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो संप्रीति का जो 11वां संस्करण है वो किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो वो जाएगा साथियों अपने उमराई मेघालय में हुआ था। कहाँ पर? उमराई मेघालय में हुआ था। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को जो उमराई मेघालय में जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति का जो 11वां संस्करण शुरू किया। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण देखे गए। 2022 तक कितने सफल संस्करण हो चुके हैं? 10, और ये 11वां था 3 अक्टूबर 2023 को जो उमराई के मेघालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किस हवाई अड्डे को 1000 कोड प्रदान किया गया था? जो हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो हवाई अड्डा है उसको 000 कोड प्रदान किया गया था, तो वो प्रदान किया गया अपने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किसको? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड DXN प्रदान किया गया है। DXN में D का आशय है दिल्ली, N का आशय है नोएडा तथा X का आशय है विश्व भर में कनेक्टिविटी से है। हवाई अड्डे के जो कोड हैं विश्व भर के हवाई अड्डों के लिए विशिष्ट पहचान के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 4थे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMR
सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो वो हो जाएगा किस राज्य में? तो किस राज्य में हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगा साथियों? उत्तराखंड में है। जो चौथे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक साहित्य और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में जो केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चौथे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय मेगा विद्यालय EMRS सांस्कृतिक साहित्य और कला उत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जो पहले चरण की 800 मेगावाट की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित की है? तो वो हो जाएगा साथियों अपने तेलंगाना में। तेलंगाना में जो प्रधानमंत्री द्वारा जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके पहले चरण की 800 मेगावाट की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित की है। किसमें? तेलंगाना द्वा में। प्रधानमंत्री ने मनोहराबाद सिद्धिपीठ को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन और थर्माबाद मनोहराबाद तथा महबूब नगर कुर्नूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने रामागुंडम में NTPC के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की 800 मेगावाट, कितने मेगावाट? 800 मेगावाट की पहली इकाई है भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस संयंत्र में 85% बिजली का उपयोग राज्य में ही किया जाएगा। कितने प्रतिशत? 85% बिजली का उपयोग राज्य में ही किया जाएगा। और ये कहाँ पर है की गई है? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों हमारा, हाल ही में जो पाकिस्तान को हराकर कौन से देश ने सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर कौन से देश है जिसने सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन जीती है? तो वो हो जाएगा अपना भारत। कौन सा हो जाएगा साथियों? भारत ने जीती है। भारतीय टीम ने नेपाल की जो राजधानी है उस पर काठमांडू में जो जारी सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, हाल ही में जो मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो खादी महोत्सव का उद्घाटन जो किया था तो वो हमारे नारायण राणे ने द्वारा किया गया। नारायण राणे द्वारा किया गया था। जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। खादी महोत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का अगर संबंध पूछे तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई से इस समय हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। साथियों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।